बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ हाफिज़ ज़फ़ावान, योर अकाउंटिंग कोच। और आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ भी आ रहे होते हैं इस पे। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले इस पूरी प्लेलिस्ट में क्या होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। किस तरीके से इस पूरी लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है? तो जिस बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को जो पार्ट पढ़ना हो, वो ईज़िली उस पार्ट के ऊपर एक्सेस कर सके और उसको पढ़ सके। देखो, पहले तो ये है कि हमने इसके अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो कवर करनी है। हमने जो है वो ब्रेक इवन को देखना है कि ब्रेक इवन क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रेक इवन, और हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन रेवेन्यू, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन, एंड देन व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है? ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें हम लोग कहाँ-कहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब उसके हवाले से थोड़ा-सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पास्ट पेपर्स में से होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक्स मेरे क्या होंगे और किन-किन लेक्चर्स के अंदर मेरे कौन-कौन से टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, अब होगा ये कि शुरू में हम लोग जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से करवाऊँगा, जो कि आप लोगों को अभी नज़र भी आ रहा था। उससे ये होगा कि आपका पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। फिर उसके बाद जो है वो हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे, वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अराउंड 8 टू 10 इयर्स के हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे के सारे इनमें टॉपिक को इन क्वेश्चंस को कवर करवा दूँ, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हम लोग पास्ट पेपर्स में से ही एमसीक्यूज़ करेंगे। पास्ट पेपर्स में जितनी भी एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आई हुई हैं, उन टॉपिक्स को उन एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये तो हमारा डिस्कशन रहेगा, किन चीज़ों पे रहेगा, ये मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन जो है वो शुरू में मैं अपने पास से करवाऊँगा, फिर उसके बाद जो है वो हम पास्ट पेपर्स और देन फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज़ पढ़ाएँगे। अच्छा, लास्ट ये प्लेलिस्ट जो है वो कितने लेक्चर्स पे डिवाइड होगी और किन लेक्चर्स में क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं, ठीक है? देखो, जो हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे, वो बेस कर रहे होंगे क्वेश्चंस पर। जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में हैं, ये कोशिश रहेगी कि मैं उन क्वेश्चंस को कवर अप करवाऊँ और 2 लेक्चर्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ पे बेस कर रहे होंगे, ठीक है? तो 4 लेक्चर्स होंगे टोटल ओवरऑल इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आफ्टर दैट जो लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे, उसमें हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। इसके अलावा बेटा, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ,
वो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा? मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो उस ग्रुप में उसका पीडीएफ वगैरह ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जो भी लेक्चर में सॉल्व करवा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उनके तमाम पीडीएफ जो है मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। या फिर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो 0312257635। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। सिर्फ जस्ट टेक्स्ट करोगे, कॉल नहीं करोगे। और मुझे कह दीजिएगा कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में ए लेवल का जो हमारा अकाउंटिंग का ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं सारे मटेरियल्स जो है वो अपने शेयर करता हूँ। तो ये तो बेटा मैंने कंटेंट बता दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये इनमें क्या क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आज ही हम कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर ये आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगे, जैसे कि मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ये ब्रेक इवन एनालिसिस, फुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही मेरी फेवरेट है। तो अगर किसी को और ज्यादा इसके कंसेप्ट लेने हो इस प्ले लिस्ट के अलावा, और डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो, तो कुछ मैंने सी और आईसीएमए के स्टूडेंट्स के लिए एक प्ले लिस्ट बना रखी है, अपने ही यूट्यूब चैनल पे वो मैंने अपलोड भी की हुई है। तो उस प्लेलिस्ट का मैं ग्रुप जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। तो आप जाकर वहां पर डिटेल जो और ज्यादा जो आप लोगों का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है सीए में, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा मुश्किल होते हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। आप लोगों का अगर मतलब और कोई अगर इसके अंदर और ज्यादा डीपली इसको पढ़ना चाह रहा हो, तो वो उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? पहले तो हम ये देखते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रेक इवन नॉर्मली ये कहा जाता है कि यहाँ जहां पर आप नो प्रॉफिट और नो लॉस पे होते हो, यानी कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता और ना ही आपको कोई लॉस हो रहा होता है, तो वो पॉइंट जो है वो आपका ब्रेक इवन होता है। नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। लेट सपोज जो है वो आपने एक प्रोडक्ट जो है वो $10 में मैन्युफैक्चर किया, और उसको $10 में ही क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो योर रेवेन्यू इज इक्वल टू योर कॉस्ट। एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहां पर आपकी रेवेन्यू, जो आपकी इनकम है, जो आपकी अर्निंग है, वो आपकी कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। मतलब जो भी आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के अंदर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो कॉस्ट और आपका रेवेन्यू जो है वो अगर इक्वल हो जाता है, जहां पर आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, तो उस पॉइंट को आप कहते हो ब्रेक इवन। अब तक की ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, लेकिन आगे चल के अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ इस पॉइंट को नहीं कहा जाता कि जहां पर हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा होता। हाँ, बात ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन एनालिसिस की डेफिनेशन या ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन कुछ और है, जो कि हम प्रैक्टिकली पहले परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को खुद ब खुद जो है वो समझ में आ जाएगी। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से सुनना है, समझना है, और अपने पास प्रैक्टिस करनी है लाजमी 1 से 2 दफा। उससे ये होगा कि पूरे चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। जैसे अभी मैंने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट और नो लॉस को नहीं कहा जाता,
बल्कि इसका एक और भी जो है वो मीनिंग है, और वो क्या है वो हम इस क्वेश्चन से जानेंगे। फिर भी सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हैं किस तरीके से ड्राइव किए जाते हैं वो इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग एग्जाम में फार्मूलाज को रट के नहीं लेके जाओ, बल्कि अंडरस्टैंड करके जाओ कि ये चीजें किस तरीके से आ रही हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर आपकी मेन चीज होती है आपका कंसेप्ट। कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि सेल्स प्राइस पर यूनिट ₹125। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्स प्राइस बताई जा रही है, जो आप यूनिट सेल कर रहे हो उसकी प्राइस क्या है, ₹125। ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹75। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, 75 है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। जितना जितना आप प्रोडक्ट बनाते हो उतनी उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। ठीक है, तो पर यूनिट जो आपको वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो 75 आ रही है, और जो आप सेल कर रहे हो वो कितने में सेल कर रहे हो, 125 में सेल कर रहे हो। अच्छा, कुछ आपकी फिक्स कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर ₹12,50,000। ठीक है, ये आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब एक और पॉइंट अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना आप लोग। जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप लोगों ने लाजमी 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 नोट करना है। ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे। पहली बात ये है कि क्वेश्चन के अंदर जब भी आप वेरिएबल कॉस्ट देखो तो वो रिलेटिव फॉर्म में देखनी है। जब भी आप क्वेश्चन के अंदर अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखते हो तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रिलेटिवली होनी चाहिए। मींस कि वो पर यूनिट में होनी चाहिए, परसेंटेज में होनी चाहिए, पर केजी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मैं पॉइंट लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे ये बात, कि हमेशा क्वेश्चन में आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो शुड बी इन रिलेटिवली फॉर्म, शुड बी इन रिलेटिव फॉर्म। जैसे कि अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी जा रही है, पर यूनिट दी जा रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी जा रही कि आपकी टोटल ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। ये आपको वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में बता रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिलेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट दी जाए तो वो रिलेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो रिलेटिव फॉर्म में नहीं है तो कोशिश ये कर लें कि आप उसको कन्वर्ट करें रिलेटिव फॉर्म में। ठीक है, यानी कि अगर वो आपको टोटल में दी जा रही है तो आप उसको कोशिश करो कि पर यूनिट के अंदर किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करो। आगे चल के आएंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आप लोग अपने पास लाजमी लिख लीजिएगा। ये पॉइंट आगे चल के आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो रिलेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, और जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको फिक्स कॉस्ट दी जा रही है। ये जो फिक्स कॉस्ट है 12,50,000, ये फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा ये आपकी टोटल में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में दी जा रही है, टोटल दी जा रही है। अगर आपको फिक्स कॉस्ट रिलेटिव फॉर्म में दी जा रही है, मींस कि आपको पर यूनिट में दी जा रही है, या पर केजी में दी जा रही है, पर आर में दी जा रही है, तो कोशिश ये करनी है कि आपने उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है टोटल के अंदर। ठीक है, वैसे ए लेवल्स के अंदर इस तरह के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो आपको देता नहीं है, सीए लेवल में एससीसीए में आते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज आ भी जाता है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर हुजैफा ने क्या बताया, सर हुजैफा ने ये बताया कि अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी जा रही है तो हमने उसको कोशिश ये करना है कि उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लेकर आए, यानी कि टोटल फॉर्म में लेकर आए। तभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व होगा। तो पहले दो पॉइंट तो ये हो गए कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपने ये देखना है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो शुड बी इन रिलेटिव फॉर्म एंड योर फिक्स कॉस्ट शुड बी इन योर एब्सोल्यूट फॉर्म। ठीक है,
तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और क्वेश्चन के अंदर हमें वैसे भी ऑलरेडी ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट फॉर्म में ही दी, ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो है वो मैंने सेट किए, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो इनिशियली 20,000 यूनिट्स का है, देन 25,000 यूनिट्स का है, देन 40,000 यूनिट्स का है, देन 50,000 यूनिट्स का। तो ये हमारा क्या है, सेल्स वॉल्यूम है, मींस कि हम 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, देन 25,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, देन 40,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, आफ्टर 50,000 यूनिट जो है वो हम सेल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बताएं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, और चीजें आप लोगों के सामने आएंगी, तो और ज्यादा आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, पहला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो शुड बी इन रिलेटिव फॉर्म, फिक्स कॉस्ट शुड बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म। अब मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट ये बताना जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। अब नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आपने हमेशा अपनी वेरिएबल कॉस्ट को और अपनी फिक्स कॉस्ट को सेपरेट रखना है। जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उनको आपने सेपरेट रखना है, और जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आपने सेपरेट रखना है, ठीक है। मींस ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रही हो, मे बी वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेलिंग्स पे भी आ रही हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आ रही हो। तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी उनको आपने सेपरेट कर लेना है, और जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उसको भी आपने सेपरेट कर देना है, ठीक है। जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उनको आपने सेपरेट करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर सेपरेटली दी जा रही है, लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक साथ दे दी 75 रुपीज, वो लेट सपोज वो आपको कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, इसके अलावा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वेरिएबल सेलिंग चार्ज, मतलब कि आपको और भी कुछ वेरिएबल कॉस्ट दे देता, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट को उठाकर साइड पे करके टोटल कर लेना है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग रखना है। और जो आपका जो आपका फिक्स कॉस्ट होगा उसको आपने अलग रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि फिक्स कॉस्ट के अंदर जो है वो ये कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है, और ये कुछ हमारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में से फिक्स कॉस्ट आ रही है, नहीं, कहीं से भी आ रही है, फिक्स्ड है, उठाकर आप अलग कर दो। अगर वेरिएबल है उसको उठाकर आप अलग कर दो, ठीक है। इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस होना चाहिए कि कौन सी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी हमारी फिक्स कॉस्ट है। नॉर्मली जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? वो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि जिसके साथ भी आपका वेरिएबल लग जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। नॉर्मली जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। अपने पास इसको भी याद करके साइड पे लिख लीजिएगा, पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब तीन चार पॉइंट्स हो गए आपके पास, एब्सोल्यूट फॉर्म, फिक्स कॉस्ट, रिलेटिव फॉर्म, वेरिएबल कॉस्ट। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन मींस के वेरिएबल कॉस्ट को आपने सेपरेट कर देना है और फिक्स कॉस्ट को आपने सेपरेट कर देना है। जैसे आप शादी में जाते हो, ठीक है, अपनी फ्रेंड की, और फ्रेंड की शादी में देखते हो कि जेंट्स अलग है और लेडीज अलग है, ठीक है। अब उसमें आपने समझ लो कि वेरिएबल अलग है और फिक्स अलग है, कोई जेंट्स लेडीज में नहीं जा सकता और कुछ लेडीज जो है वो जेंट्स में नहीं आ सकती, ठीक है। तो किसी भी फिक्स कॉस्ट को उठाकर आप वेरिएबल में नहीं लेके जा सकते हो, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी फिक्स में नहीं आ सकती। तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सेपरेट रहेंगी, और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो भी क्या रहेंगी, सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास। जैसे कि लेवल वन अगर मैं देखता हूँ, लेवल वन अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट्स हैं इट इज 20,000, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास 25,000 यूनिट्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास 40,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपको 50,000 यूनिट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हमने सेल किए। अच्छा, अब अगर हम अपने सेल्स रेवेन्यू की बात करें, सेल्स रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं,
तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है डेट इज 125 पर यूनिट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सब को यूनिट्स को आप 125 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास आपका सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। मींस कि अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 20,000 से, तो ये मेरा सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा इसका 2.5 मिलियन। ठीक है। सेम अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 25,000 यूनिट से, जितने में सेल कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा 31.25 मिलियन। नहीं सॉरी, 3.125 मिलियन, मीन्स के 31,25,000। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर 40,000 यूनिट्स हैं, 125 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ 40,000 यूनिट्स को, तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 5 मिलियन का। और यहाँ पर अगर मैं 125 को 50,000 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जितने यूनिट्स में सेल कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा 6.25 मिलियन, मीन्स ये 62,50,000। ये तो हमारा क्या हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये होता है कि आप जो आपका रेवेन्यू होता है उसमें से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आप अपने रेवेन्यू में से जो भी आपकी सेल्स है उसमें से अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हो, यानी कि माइनस कर देते हो, तो जो अमाउंट होता है दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है भाई? कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, अभी लिख भी देते हैं, पर यूनिट पे अगर हम बात करते हैं कि सेल्स हमारी पर यूनिट कितनी है, 125 है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है। ठीक है। ये हमारे पास पर यूनिट की बात हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 75 थी। ठीक है, क्वेश्चन में दी जा रही थी 75। तो अगर 125 में से मैं अगर 75 माइनस करता हूँ तो अमाउंट आ जाएगा 50, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है जो आप वेरिएबल कॉस्ट जस्ट अपनी सेल्स में से हटा देते हो, फिक्स कॉस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने सेपरेट रखना है अपनी फिक्स कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट को आपने सेपरेट रखना। यहाँ पे तो ऑलरेडी सेपरेट थी। तो ये आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। ठीक है। ये तो हमने पर यूनिट में निकाला। लेकिन अगर हम इसी को जो है वो टोटल में निकालते हैं कि आपकी जो है वो सेल्स रेवेन्यू है, अगर मैं इसमें से लेस करवा देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट को, जैसे 125 में मल्टीप्लाई करवा रहा था, अब मैं इन सारे यूनिट्स को, अब मैं इन सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा दूं, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी दैट वाज 75। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर टोटल में हम देखते हैं तो 1.5 मिलियन, 1.87 मिलियन, 875 मिलियन, 18,75,000, 3 मिलियन, 3.75 मिलियन, 37,50,000। तो अब अगर हमारे पास टोटल में आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वो क्या होगा? सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करवा देते हैं तो 1 मिलियन,
20,000 पे, 12,50,000, 25,000 पे, और 20 लाख मीन्स के 2 मिलियन, 25 लाख मीन्स के 2.5 मिलियन। ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस तरीके से भी निकल सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिंपल अगर आप जो है वो सेल्स प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है पर यूनिट। अब ये जो मैंने इतना बड़ा जो है वो तरीका कार किया है, मतलब कि इतनी ज्यादा सॉल्यूशंस किए, उससे बेहतर ये भी था कि अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता, जो हमारी पर यूनिट थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आता, इसको मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देता, जितने जितने यूनिट्स मैंने सेल आउट किए। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 20,000 यूनिट सेल किए, इसको अगर मैं 20,000 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 1 मिलियन। लेट्स सपोज अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करवा दूं 25,000 यूनिट जो मैंने सेल किए, जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 12,50,000, सेम जैसे कि पहले आ रहा है। और अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 40,000 यूनिट्स अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो 2 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का बेहतरीन तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो ये होता है कि आप पहले पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालिए, जैसे कि मैंने पहले निकाला, वो जो मैंने पहले आप लोगों को अभी करके दिखाया है, दैट मेथड, ये मेथड सही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने पहले पर यूनिट में निकालना है कि पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, नॉर्मली नॉर्मली क्वेश्चन, और फिर आपने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आप सेल कर रहे हो। जितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हो तो आपका सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, जो अगर आप टोटल माइनस करवाते हो अपने रेवेन्यू में से। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होती, एरर्स भी नहीं होते। तो हमेशा याद रखिएगा, कोशिश ये करें कि पर यूनिट में लेकर आए अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को, फिर उसको आप जितने यूनिट्स आप सेल आउट कर रहे हो उस यूनिट पर आप सेल आउट कर दो, तो आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उस यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। अच्छा, अब आप प्रॉफिट बेटा किस तरीके से निकालते हो, जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है उसमें से आप लेस करवा देते हो अपनी फिक्स कॉस्ट को। जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, देखो ऊपर आप जस्ट पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, और अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देते हो, ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से, तो आपके पास जो है वो, जैसे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमारी है 12,50,000, 12,50,000, ये माइनस करते हो 12,50,000, 12,50,000 और 12,50,000, ये जब आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एक और तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर बेटा सारे फोकस करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब आप लोगों का फोकस चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका अगर 1 मिलियन में से 1.25 मिलियन माइनस करते हो तो 2,50,000 आपका माइनस में चला जाएगा, दैट इज योर लॉस। यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, यानी कि नील हो। और यहाँ पर आपके पास जो है वो 7,50,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर आपको 12,50,000 का जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब जरा इस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चार्ट पे फोकस क्या करना है, देखो पहले आप 20,000 यूनिट सेल कर रहे हो तो आप लॉस में जा रहे हो। 25,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। 40,000 यूनिट सेल कर रहे हो तो आप कुछ प्रॉफिट में जा रहे हो, 7,50,000 के। 50,000 यूनिट्स अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको 12,50,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, जो हमारा सेकंड है, कि अगर हम 25,000 यूनिट सेल करते हैं
तो हम नो प्रॉफिट और नो लॉस में जाते हैं। मींस के ये जो पॉइंट है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो मींस के ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन है, ठीक है। ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा होता। अब एक और चीज आप देखिएगा, अब एक और चीज आप लोग देखिएगा, और से सुनिएगा सारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पूरे चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज भरी पड़ी हैं आपके पास, पेपर्स में एमसीक्यूज इतनी ज्यादा आती है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे होते हो, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस पे होते हो, यहां पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है 12,50,000, और जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 12,50,000, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन, तो हमेशा आपने उसको एक ही बात बतानी है, दैट इज वेयर और फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब ये एक नया पॉइंट आया आपके पास बेटा, इस पे एमसीक्यूज बहुत आती हैं आपकी, ठीक है। और ये आगे चल के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा। कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है वेयर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। अब उस पॉइंट के बाद, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ब्रेक इवन क्या है आपका, यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, इक्वल है। ठीक है। और कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, आप 25,000 यूनिट्स जो है वो आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। मींस के 25,000 यूनिट से अगर एक भी यूनिट आप कम सेल करोगे, तो आप लॉस फेस करोगे। और अगर 25,000 से एक भी यूनिट आप ज्यादा सेल करते हो, तो आप कहां पर आ जाओगे, प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है। जैसे अगर आप 40,000 यूनिट सेल कर रहे हो या 50,000 यूनिट सेल कर रहे हो, तो अब यहां पर आप प्रॉफिट में आ गए हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कि जहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। एक तो डेफिनेशन ये थी, लेकिन अब हमारा कंसेप्ट ये हो चुका है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट जो थी वो 12,50,000 थी, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो भी कितना था, 12,50,000, वेयर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये अपने पास याद रखिएगा। अच्छा, अगर मुझे लेट सपोज, अभी तो मुझे यूनिट्स पता है हमारे कितने यूनिट्स हैं, 25,000 यूनिट्स हैं। ये जो 25,000 यूनिट्स हैं, इसको आप कहते हो ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है। और इस पे आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो, इस पे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो 31,25,000, इसको आप कहते हो ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक है। लेट सपोज अगर वो आपको एग्जाम में कहता है कि आपने ब्रेक इवन यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट करने, अब मैं आप लोगों को ब्रेक इवन यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, और ब्रेक इवन रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको बता। ठीक है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको फिक्स कॉस्ट लिखनी है अपनी, क्या आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट शुड बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म, यानी कि टोटल फॉर्म में होनी चाहिए। और आप उसको डिवाइड करवा दोगे, किससे डिवाइड करवा दोगे, आप उसको डिवाइड करवा दोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है। एक तो तरीका का ये था।
एक अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको लेट सपोज वो आपको क्वेश्चन में कहता योर फिक्स कॉस्ट इज 12 लाख एंड 50,000 एंड योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 50, व्हाट इज ब्रेक इवन यूनिट। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फिक्स कॉस्ट आपकी है कितनी? 12 लाख एंड 50,000, और उसको आप डिवाइड करवा दोगे, किससे डिवाइड करवा दोगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला था, दैट इज 50। और वो कैसे निकाला था? सेल्स पर यूनिट में से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने माइनस कर दी थी, तो ये 50 डिवाइड करवा दूंगा, तो हमारे पास 25,000 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि हमारे यूनिट्स कितने हैं? 25,000 हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बेटा नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया, ब्रेक इवन यूनिट्स जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए, लेट सपोज अगर हमें ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जितने यूनिट्स हमने निकाले अभी ब्रेक इवन यूनिट, जैसे कि अभी हमने 25,000 यूनिट्स निकाले, पर यूनिट कितना सेल कर रहे हैं? 125 रुपीज का। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज 31 लाख एंड 25,000। इस तरीके से भी ब्रेक इवन रेवेन्यू जो है वो आपका निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला भी है आप लोगों का ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का। एक तो ये मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जो भी आपके यूनिट्स हैं और जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट चल रहा होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाए। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी एग्जाम में ये भी होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये सारा पीडीएफ जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, तो ये हमारा पर यूनिट था। ठीक है, एक और चीज होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है। सिंपल, आपने क्या करना होता है? आपने ये करना होता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितना है? 50 है, उसको आप डिवाइड करवा दोगे जो आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज 125। तो 50 डिवाइड बाय 125 करोगे, आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, 50 डिवाइडेड बाय 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज में आ जाएगा, दैट इज 40%। मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हो और फिर जब आप उसको सेल करते हो, तो उसमें 40% आपका सीएम है यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और 60% आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 60% क्या है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब एग्जामिनर क्या करते हैं? आपके साथ खेलते हैं। एग्जामिनर ये कहते हैं कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, लेट सपोज आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये मैंने क्या किया बेटा? ये सीएम यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखा, और ये हमारी सेलिंग प्राइस होती पर यूनिट, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास 40%। अच्छा, लेट सपोज अगर एग्जाम में वो आपको कहते हैं कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, क्वेश्चन में आपको ये बता देते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12 लाख एंड 50,000, और जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, वो आपको दे देते हैं, दैट इज 40%। ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40%, वो आपको क्वेश्चन में बता दें। ठीक है, वो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं दे रहे, ना ही आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रहे हैं,
और आपको कह रहे हैं कि अब आप जो है वो ब्रेक इवन जो है वो पॉइंट फाइंड आउट करके दिखाओ, या जो है वो आप ब्रेक इवन रेवेन्यू बताओ कि ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है आपका। तो अब ब्रेक इवन रेवेन्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? देखो पहले तो एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें ये था कि आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन थी, आपने यूनिट्स निकाले, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले, उसको आपने सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दैट इज 125, तो आपके पास जो है वो रेवेन्यू आ गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अब आपको वो ब्रेक इवन रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, लेकिन 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 ये है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दे रहे आप, ठीक है, और ना ही आपको सीएम पर यूनिट दे रहे हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे? तो अब इसका निकालने का तरीका कार ये होता है, अब मैं आप लोगों को एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला। सिंपल, आपने बेटा क्या करना होता है, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप डिवाइड करवा देते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के साथ, ठीक है। जैसे अभी आपकी फिक्स कॉस्ट बेटा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि लेट सपोज आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, 12,50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12,50,000, और उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के साथ, दैट इज 40%। क्वेश्चन में गिवन है 40% मीन्स के 0.4, 40% मीन्स के 0.4, 40% मीन्स के डिवाइड बाय 100 कीजिएगा तो 0.4 आएगा, सॉरी 0.4 आएगा, ठीक है। तो 0.4, तो मैंने इससे डिवाइड करवा दिया, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 0.4, अब देखते हैं कि क्या आएगा, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमारे पास आ रहा है 3125,000, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन रेवेन्यू। और पहले हमने क्या निकाला था, ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना, 3125,000, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3125,000। मीन्स कि अगर आपको वो सीएम रेशियो दे देते हैं और फिक्स कॉस्ट दे देते हैं और आपको कहते हैं कि ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाल के दिखाओ, तो फिर अब आपको ऊपर वाला प्रोसीजर जो मैंने पहले अडॉप्ट किया था वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपको रेशियो दिया जा रहा है सीएम का, उससे आप डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास जो है वो ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली आ जाएगा 31,25,000, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैं एक दफा थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि चीजें बहुत सारी हो गई हैं। पहला मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो शुड बी इन रिलेटिव फॉर्म, फिक्स कॉस्ट आपकी एब्सोल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट अलग होनी चाहिए, आपकी फिक्स कॉस्ट अलग होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें आपने देखना है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, उनको आप सेपरेट कर दो, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको भी आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक ये बताया कि कोशिश ये करो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला। और फिर मैंने आप लोगों को ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना सिखाया कि ब्रेक इवन यूनिट्स किस तरीके से निकलते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स किस तरीके से निकलते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो होती है आपकी, उसको डिवाइड करवा देते हो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ, जो आपने पर यूनिट निकाला है वो कैसे निकला, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया, डिवाइड करवा दिया, आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए तो जो यूनिट्स आए हैं उसको आप सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। लेट सपोज अगर वो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे देता है, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे आता है, देखो सीएम पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहां पर मैंने पर यूनिट में इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने चीजें पर यूनिट में निकाली हुई। अगर आपके पास टोटल है तो आप टोटल भी कर सकते हो, नो इशू, हमेशा सेम रेशियो आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, देखो ऊपर जो है आपके पास यहाँ पर आपका सेल्स रेवेन्यू है और ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यहाँ पे आपका सेल्स रेवेन्यू है और ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है।
यहाँ पे आपका सेल्स रेवेन्यू है, ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यहाँ पे आपका सेल्स रेवेन्यू है, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कहीं पे भी आप कर लो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ 40,000 यूनिट्स पे, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 20 लाख। उसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ, जो मेरा रेवेन्यू था डेट वाज 5 मिलियन, मीन्स 50 लाख, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40% आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स रहता है, तो आप टोटल में चाहो तो टोटल में भी निकाल सकते हो, पर यूनिट में चाहो तो पर यूनिट में भी निकाल सकते हो। लेट्स सपोज अगर ये, तो अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड आउट करो, तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऊपर रखना है न्यूमिनेटर पे, और डिवाइड करवा देना उसको किसके साथ, जो आपका रेवेन्यू होगा उस टाइम पे, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। या आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऊपर रखोगे न्यूमिनेटर पे, और डिवाइड कराओगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, और देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तब भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो रेशियो आ सकता है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको एक और बात बताई, वो ये बताई कि भाई अगर लेट सपोज अगर वो आपको फिक्स कॉस्ट दे देता है और आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे देता है, ठीक है, और वो आपको कहता है कि ब्रेक इवन रेवेन्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, जो फिक्स कॉस्ट होगी कोशिश ये कीजिएगा वो एब्सोल्यूट फॉर्म में हो। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में दी जाती है, अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में ना हो तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, पहले एब्सोल्यूट फॉर्म में लेकर आओगे, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करवा दोगे, जो कि हमारे पास 40% यानी कि 0.4 है, तो आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ब्रेक इवन रेवेन्यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और नई चीज, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें कवर होंगी, देखो अभी मैंने कितनी सारी चीजें आप लोगों को कवर करके दिखाई। अब हम चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसके बाद फिर हम टारगेट सेल की तरफ भी जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉर्मली होता है कि बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कुछ बुक्स में, आपकी बुक में भी नेगेटिव है, तो ठीक है नेगेटिव है, लेकिन अगर इसको कॉमन सेंस से देखा जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो पॉजिटिव होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि ब्रेक इवन से आगे की जितनी भी आपकी सेल है वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जैसे कि आपका ब्रेक इवन जो है वो इस क्वेश्चन में 25,000 यूनिट्स पे पड़ रहा था, ये आपका क्या था, ब्रेक इवन 25,000। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 40,000 और 50,000। ठीक है, ये दो आपने आगे सेल किए, तो ब्रेक इवन से कितना आगे सेल किया, अगर हम इसको 40,000 के साथ कंपैरिजन करते हैं अपने ब्रेक इवन यूनिट्स को, यानी कि 25,000 हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स हैं और 40,000 हमारी नई नेक्स्ट सेल है, तो अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं यानी कि माइनस करते हैं आपस में, तो 15,000 आ जाएगा। ये जो 15,000 है, डेट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। मींस के आप ब्रेक इवन से ऊपर जितने भी यूनिट सेल कर रहे हो तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ जाता है। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि भाई आगे जो भी सेल कर रहे हो वो आपकी जेब में आना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट जितनी भी थी ब्रेक इवन के बाद, अब वो फिक्स कॉस्ट पहले ही ब्रेक इवन पे क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है, तो उससे आगे अब आपने कुछ भी कवर नहीं करना। तो उसके बाद जो भी होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो आपकी जेब में आएगा, वो आपके पॉकेट में आएगा, वो आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि 50,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन हमारा कितना है, 25,000। तो अब इससे अब कितने जा रहे हैं हम, 25,000 यूनिट्स अब जा रहे हैं, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लिख देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि ब्रेक इवन से आगे जितना भी है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो आपकी बजटेड सेल है, उसमें से आप अपनी ब्रेक इवन सेल को माइनस कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है, सिंपल। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप यूनिट्स में माइनस कर रहे हो तो यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, अगर आप रेवेन्यू में माइनस कर रहे हो टोटल, तो फिर आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो रेवेन्यू में आएगा। जैसे कि
अगर बजटेड सेल मेरी 40,000 थी, ब्रेक इवन जो है वो मेरा कितना है, 25,000 यूनिट्स पे आ रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा जो सीएम पर यूनिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कि सीएम पर यूनिट हमारा कितना है, 50 है, तो 50 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट आ जाएगा। या अगर आप इसको सेल्स में चाह रहे हो कि आपकी सेल देखनी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सेल्स क्या है, तो जो सेल्स का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 125 से, तो आपके पास सेल भी आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, अगर हम इसको करें 40,000 माइनस 25,000, 15,000 आ गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 125, तो 18,75,000, ये आपका क्या होगा, रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का। मीन्स कि जितना ऊपर आप सेल कर रहे हो, तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जैसे अगर मैं 50,000 यूनिट्स मेरी बजटेड सेल है और ब्रेक इवन मेरा 25,000 यूनिट्स पे आ रहा है, तो 25,000 मेरा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। और अगर मैं रेवेन्यू में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अगेन 25,000 को, जो हमारी सेलिंग प्राइस 125 है, उससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 31,25,000 आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा क्या होता है, जो भी आपका ब्रेक इवन से ऊपर ऊपर का चीज, ऊपर ऊपर का पॉइंट होता है, वो आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज पूछे या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेशियो पूछे, कहा था 2 लेक्चर्स हैं। अब मैं एग्जाम्स के क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, बस ये क्वेश्चन कवर होने वाला है, इसमें जितने कंसेप्ट मैंने आपको देने थे वो मैंने दे दिए। भले वीडियो को पॉज करके देख लो, 10 मिनट अभी देख लो, 10 मिनट जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके अपने फ्रेंड्स कलीग से, और फिर उसके बाद दोबारा देख लो। लेकिन 2 लेक्चर्स ये लाजमी देखने हैं, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के भी कवर होंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के 2 बजने वाले, और मैं यहाँ पर बैठकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे नीचे और आप लोगों के मैसेजेस आएंगे, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हूँगा, और मैं और भी प्लेलिस्ट चैप्टर्स की लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बाकी चैप्टर्स के पास पेपर्स भी कवर करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करना है इस तरीके से कि मेरी वीडियोस को शेयर करना है, और नीचे मुझे कमेंट्स में मुझे जो है वो अपना फीडबैक देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हो तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, इससे ये होगा मैं और ज्यादा मोटिवेट हूँ, और ज्यादा आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर आऊंगा। जैसे कि अभी मैं एक सीरीज ब्रेक इवन की लेकर आया हूँ, तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है मैं एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर भी लेकर आऊँ, मैं जो है वो उसके ऊपर भी लेकर आऊँ आपका लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर लेकर आऊँ, इसके अलावा जो है वो रेशियो एनालिसिस के ऊपर लेकर आऊँ, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं ए लेवल्स में, उन सब के ऊपर जो है वो मैं एक एक जो है वो प्ले लिस्ट बनाऊँ, और उसमें 4 4 5 5 लेक्चर्स इस तरीके से अपलोड करूँ, जिसमें सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी कवर अप हो सके, ठीक है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज की बात की जाती है, दोबारा भटक गए थे हम, वापस आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपसे वो अगर आपसे वो परसेंटेज में पूछ लेता है, तो सिंपल, जो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स है ना, यूनिट्स है, उनको आप डिवाइड करवा दो, जो भी आपकी बजटेड सेल है इन यूनिट्स, और मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100 के साथ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाए, परसेंटेज में आ जाएगा।
जैसे कि 40,000 में देखिए, अगर हमारी बजटेड सेल 40,000 थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारा था कितना, 15,000। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो कितना आ जाता है, आई थिंक 37.5% आ जाता है। और अगर लास्ट वाले में देखें, जहाँ पे 50,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे थे, तो 25,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स थे, और 50,000 जो है वो हमारे बजटेड सेल थी, और उसको मल्टीप्लाई बाय अगर हम 100 कर दें तो 50% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने की हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जो है वो सारा के सारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ग्रुप का। ठीक है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा और उसमें आप लोग सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्स क्वेश्चंस की। ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को देने थे वो मैंने दे दिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लोग पहले तो इसकी पिक्चर लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, लेकिन पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तरफ, और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कितने कितने आए हुए हैं, किस तरीके से आए। अब हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो अब हम आ गए अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने चूज किया है, मैं 2015 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसको पहले रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बेसिकली ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, और काफी लेंथी सवाल ये आया था, उसके मार्क्स भी काफी ज्यादा थे, अच्छे मार्क्स थे। ये क्वेश्चन जब आया था 2015 में, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें आप लोग क्लियर होंगी। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, वाई और जेड। द फोरकास्ट डाटा फॉर द ईयर एंडिंग फॉलोज। अब आपको फोरकास्ट डेटा जो है वो दिया जा रहा है, वो क्या है कि वाई और जेड के बारे में बता रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम वाई, अब जो आप अर्न कर रहे हो दैट इज 8,40,000 डॉलर, और रेवेन्यू फ्रॉम जेड 7,20,000 डॉलर। ठीक है, ये आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो वाई और जेड से। ठीक है, अब वाई में जो आप यूनिट सेल कर रहे हो, 70,000 यूनिट सेल कर रहे हो, और पर यूनिट जो आप सेल कर रहे हो वो $12 सेल कर रहे हो। सेम जेड 90,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो जेड में, जेड जो आपकी प्रोडक्ट है, और ये पर यूनिट जो है वो आप जो सेलिंग प्राइस है दैट इज $8 पर यूनिट। अच्छा, अब इसमें आपकी कुछ मटेरियल भी लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को तो उसको आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे होगे, और जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें जो आपका मटेरियल लग रहा है 2,59,000, 1,80,000, ये ट्रेडिशनल जो है वो इन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है। लेबर कॉस्ट आपकी ये है, ओवरहेड आपका ये है। ठीक है, और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपको ये हो रहा है, मीन्स कि जो जेड है, जेड पे आपको लॉस हो रहा है 39,000 का, और जो वाई है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है $158,000 का। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट वाई जो है वो आपको प्रॉफिट दे रही है, और जेड जो है वो आपको लॉस दे रही है $39,000 का। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, वो उनमें से पॉइंट नंबर 1 वो क्या था, कि पहली बात तो ये है कि आपको इसमें से डिवाइड करना होगा कि कौन सी आपकी फिक्स कॉस्ट है और कौन सी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि कोशिश ये करनी है जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपकी होनी चाहिए किस पर, वो आपकी होनी चाहिए ओवरऑल टोटल में, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो रिलेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि पर यूनिट फॉर्म में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट दी जा रही है वो आपको पर यूनिट फॉर्म में नहीं दी जा रही, रिलेटिव नहीं दी जा रही, बल्कि ओवरऑल टोटल दी जा रही है। अच्छा, आगे भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो और ज्यादा चीजें इसमें बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि लेबर इंक्लूड फिक्स कॉस्ट $65,000 एंड $48,000। ठीक है, अब लेबर के बारे में बता रहे हैं कि जो उन्होंने आपको ऊपर लेबर दी है, लेबर जो है वो कह रहे हैं कि जो इसमें लेबर है, जैसे अगर हम वाई की बात करें, वाई में जो हमारे पास लेबर है वो है $2,33,000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस लेबर में आपकी 65,000 जो है वो फिक्स्ड लेबर है। सेम
जेड के बारे में बता रहे हैं कि जो आपकी जेड की लेबर है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 3,72,000। और इसमें जो आपकी फिक्स लेबर है वो कितनी है, 48,000। तो अब आपको इसमें से डिवाइड करना होगा, जो आपकी फिक्स्ड है वो आप अलग लेके जाओगे और जो आपकी वेरिएबल है वो आप उसको अलग लेके जाओगे। सेम आपके ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, ओवरहेड्स में जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 36,000 है और 4,000 है, इंक्लूड है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, इंक्लूड है। तो अब जो आपका ओवरहेड इन्होंने आपको ऊपर दिया है जेड वाई के अंदर, 1,90,000 है, तो अब इसमें से आप अपनी फिक्स हटा दोगे 36,000। सेम यही प्रोसीजर आप यहाँ पे अडॉप्ट करोगे कि 2,07,000 जेड की आपकी ओवरहेड है टोटल, तो इसमें जो आपकी 4,000 फिक्स्ड है उसको आप क्या करोगे, हटाओगे। कि आपने पहला काम तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, वेरिएबल और फिक्स को अलग करना है और इसको आपने रिलेटिव फॉर्म में लेकर जाना है। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आपने क्या करना है, रिलेटिव फॉर्म में लेके जाना। देखिए अब इसको रिक्वायर्ड में आपसे क्या चीजें पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड में आपसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट रिक्वायर्ड ये है कि आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जेड का भी फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में जेड का, और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन रेवेन्यू ऑफ जेड। ठीक है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू फॉर जेड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, और जो ब्रेक इवन है वो आपको यूनिट्स में भी बताना है और साथ साथ आपको रेवेन्यू में भी बताना है। अच्छा, फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको हम अभी फिलहाल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम जो हमारी ए टू डी रिक्वायर्ड्स हैं हमारा उनके ऊपर फोकस रहेगा। देन हम प्रपोजल्स की तरफ जाएंगे, कुछ आगे इन्होंने प्रपोजल्स भी दिए हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो आपको लॉस दे रही है $39,000। तो वो हमारी आगे की बातें, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम ये देखेंगे जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायर्ड है, हमने उसकी तरफ आना है। जो पॉइंट बेटा मैंने आप लोगों को बताया था आपने उसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आपने रिलेटिव फॉर्म में लेकर आना है अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, और सीएम निकाल लेना है। किस तरीके से निकालूंगा, देखो मैं यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट है वाई और जेड, वाई एंड जेड, दो प्रोडक्ट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है किस तरीके से निकालते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। वो किस तरीके से निकलता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर आप माइनस कर देते हो, तो जो आपके पास कॉस्ट आती है वो आपका क्या होता है, सीएम आता है। ठीक है, अब मैं पर यूनिट के अंदर कोशिश करूंगा, बात करूंगा पर यूनिट में। मुझे सेलिंग प्राइस तो दी हुई, सेलिंग प्राइस हमें उन्होंने दी हुई है, वो जो रेवेन्यू है या जो आपकी सेलिंग प्राइस है, दैट इज वाई फॉर $12 एंड जेड फॉर $8। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने लिख दिया। अब हम जो है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। जो आपका मटेरियल है, मटेरियल तो आपका टोटल क्या होगा, वेरिएबल होगा। जो आपकी लेबर है और जो आपका ओवरहेड है उसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी हम लेबर के ऊपर और ओवरहेड के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारी जो मटेरियल है इसमें हमारी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, उसने नीचे मेंशन नहीं किया। और अगर वो नहीं करता तो आप ये सपोज करते हो कि मटेरियल आपका जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि मटेरियल तो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है ना। लेबर के अंदर ऐसा हो सकता है मे बी आपके कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉयज हो और कुछ आपके जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। कुछ ओवरहेड के अंदर भी ऐसा हो सकता है मे बी जो आपका ओवरहेड है वो कुछ फिक्स हो और कुछ जो है वो फिक्स ना हो। लेकिन जो मटेरियल होता है वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा और मैं निकाल रहा हूँ पर यूनिट। आपने भी हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी और जो आपका सीएम होगा, कोशिश ये करनी है कि आप उसको पर यूनिट में लेकर आओगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूँ मटेरियल की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मटेरियल की, देखो मटेरियल जो वाई है, वाई में $259,000 यूज हो रहा है और $180,000 जो है वो यूज हो रहा है जेड में। मैं यहाँ पे रफली सी वर्किंग कर रहा हूँ।
असल में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। 259,000 जो है वो वाई के लिए है और जेड के लिए कितना है, $180,000। इसको आप डिवाइड करवा दोगे जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, ठीक है। तो अगर आप वाई पे बात करते हैं तो वाई पे आपने 70,000 यूनिट सेल किए, इसको आप 70,000 से डिवाइड करवाएंगे। और यहाँ पर जो Z है, Z में आपने कितने यूनिट सेल किए, 90,000 यूनिट सेल्स किए, ठीक है। तो अगर आपको जब भी पर यूनिट निकालना हो तो सिंपल जो उसका अमाउंट है टोटल, उसको आप डिवाइड करवा देते हो, किससे डिवाइड करवा देते हो, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। तो हमारे पास Y के लिए अगर हम 256,000 डिवाइड बाई 70,000 करते हैं तो 3.70 जो है वो हमारी मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और अगर हम बात करते हैं फॉर जेड, तो मटेरियल जो है 180,000 डिवाइडेड बाय 90,000 अगर यूनिट से करते हैं तो हमारी जो आएगी वो आएगी $2 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया इस तरीके से, मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा आप वाई और जेड को सेपरेटली कैलकुलेट करो। मैं इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ये भी पैटर्न ठीक है, ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यूजर के लिए नहीं, यूजर अपने लिए यूज कर रहा होता है। तो उसको जो इजी लगता है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है कि आपने सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना। अच्छा, अब अगर हम लेबर के ऊपर बात करते हैं, लेबर जो है इसमें एक मसला आ रहा है कि जो आपकी लेबर है, जैसे कि वाई की जो लेबर है 2,33,000 है, लेकिन इसमें आपकी फिक्स्ड लेबर कॉस्ट भी शामिल है, दैट इज $65,000, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप माइनस करोगे। डिवाइड आपने यूनिट से ही करवाना है, जैसे मैंने मटेरियल को यूनिट से डिवाइड करवाया कि जितने यूनिट्स मैंने सेल किए थे। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट को हमने क्या करना है, अपनी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से हटा देना है, उसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि आपने फिक्स्ड और वेरिएबल को बिल्कुल अलग कर देना है। तो अब जैसे कि आपकी यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है लेबर की, दैट इज $2,33,000, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे, $2,33,000, ठीक है। इसमें से जो आपकी फिक्स कॉस्ट है विच इज $65,000, इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपकी प्योर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये जो हमारी लेबर थी ये हमारी टोटल लेबर थी। अब इस टोटल में से मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी कम, जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। तो मैंने फिक्स कॉस्ट को हटा दिया तो हमारे पास क्या आ गई, एक वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसको डिवाइड करवा दूंगा सेम, जेड के वाई के मैं कितने यूनिट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 70,000। सेम यही प्रोसीजर जो है वो मैं जेड के साथ भी करूंगा। कि जो जेड है, जेड की जो लेबर है वो है $3,72,000, $3,72,000, ठीक है। इसमें से माइनस कर दूंगा, मेरी फिक्स लेबर कितनी थी, $48,000, ठीक है। और फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स में कितने सेल कर रहा था, 90,000, तो मैंने 90,000 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास अगर हम y की बात करते हैं तो y में हमारी जो पर लेबर कॉस्ट आएगी, पर यूनिट लेबर कॉस्ट आएगी 2.40। और अगर हम z पे बात करते हैं तो z पे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी दैट इज 3.60। ये हमारी क्या होगी, लेबर कॉस्ट होगी। और ये कौन सी लेबर कॉस्ट है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को मैंने हटा दिया है, फिर मैंने पर यूनिट निकाला। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टोटल लेबर की बात कर रहे हो और उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपको डिस्कस कर लेता आपके साथ कि इस जो आपकी कॉस्ट है इसके अंदर इतनी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्लूड है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उस फिक्स कॉस्ट को हटाना है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब हम ओवरहेड की बात करते हैं, हमारे पास जो ओवरहेड है
उसमें भी सेम यही पैटर्न में अडॉप्ट करूंगा जैसे कि मैंने लेबर के साथ किया। जो मेरा ओवरहेड था वाई में 1,90,000 था, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरी फिक्स कॉस्ट है 36,000 फिक्स कॉस्ट थी, तो 36,000 तो मैं माइनस कर दूंगा, देन डिवाइड करवा दूंगा जितने यूनिट्स में सेल कर रहा हूँ, तो कितने यूनिट सेल कर रहा हूँ 70,000। सेम यही प्रोसीजर मैं जेड के साथ भी अडॉप्ट करूंगा। ठीक है, तो जो पहली वर्किंग में कर रहा हूँ मैं ये वाई के लिए कर रहा हूँ, जो मैं दूसरी वर्किंग कर रहा हूँ वो मैं जेड के लिए कर रहा हूँ। आप सेपरेटली भी कर सकते हो, सेपरेटली करोगे तो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा अच्छे अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे क्वेश्चन को। अच्छा, तो अब इसमें जो है 2,70,000 हमारी ओवरहेड है, टोटल 2,70,000 टोटल ओवरऑल ओवरहेड है, इसमें से माइनस कर दूंगा 4,000 जस्ट हमारा फिक्स था, इसको माइनस कर दिया और डिवाइड में करवा दूंगा 90,000 से। तो पर यूनिट जो हमारे पास ओवरहेड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पर यूनिट। अगर हम बात करते हैं जेड की, जेड में हमारे पास जो पर यूनिट आएगा 2.20। ठीक है, और अगर हम सॉरी वाई में जो बात करते हैं 2.20 आएगा, और जेड में हमारी जो पर यूनिट ओवरहेड आएगा 1.80 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें यहाँ पर, ये हमारी सेलिंग प्राइस थी 12 और ये हमारी सेलिंग प्राइस थी 8, और बाकी चीजें नीचे जितनी भी हैं वो हमारी सारी क्या है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं टोटल करता हूँ 3.70 यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं सबको टोटल करता हूँ, तो टोटल पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितनी आ जाएगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अगर हम टोटल करते हैं, तो वाई की जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी 8.30, 8.30। ठीक है, और अगर हम सेम यही प्रोसीजर जेड के साथ अडॉप्ट करते हैं कि जेड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, तो वो 7.40 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालूंगा, और ये हमसे पूछा भी गया था क्वेश्चन में। हमारी रिक्वायर्ड नंबर ए और बी यही थी कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना था पर यूनिट वाई का भी और जेड का भी। और कंट्रीब्यूशन किस तरह से आता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। इस जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका पीडीएफ जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जिसका लिंक मैं जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और नंबर पे भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को नंबर भी अपना दे चुका हूँ। नंबर क्या है, 0312576355। आप यहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहाँ पर ये सारे पीडीएफ इनके सोल्यूशन के मैं शेयर कर दूंगा विद क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया कितना। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी इस 12 में से हम 8.30 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा 3.70। ठीक है, सेम यही जेड के साथ प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा कि 8 हमारा सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 7.40 है, तो इसमें जो हमारा पर यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.60। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पर यूनिट आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, वो आ रहा है वाई में 3.70 और जेड में 0.60। अगर मैं कहूँ कि हम इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, दैट इज वाई, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जेड। तो रिक्वायर्ड नंबर ए और रिक्वायर्ड नंबर बी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट रिक्वायर्ड, जो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑफ जेड। अब ब्रेक इवन निकाल के दिखाओ कि जेड का ब्रेक इवन क्या होगा। तो अब मैं ब्रेक इवन निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक इवन लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, अभी ऊपर ही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें। अगर आपको ब्रेक इवन पर यूनिट निकालना हो
सॉरी पर यूनिट कह रहा हूँ, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना हो आपको कि कितने यूनिट्स आप सेल करोगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को मैं सीएम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अच्छा, तो अब अगर हम y की बात करते हैं कि y में हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है। y में हमारी फिक्स कॉस्ट जो हमारी लेबर कॉस्ट थी दैट इज $65,000, और जो हमारी ओवरहेड फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी $36,000। तो अगर हम इनको प्लस कर ले, $65,000 प्लस $36,000, इसको अगर हम डिवाइड करवा देते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आया है y का 3.70। अच्छा, y का नहीं, उसने z का पूछा था, तो चलो मैं y का निकालने लग गया। y का नहीं पूछा था, 3.70 से आप डिवाइड करवा देंगे तो y का आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन की रिक्वायर्ड नहीं थी, क्वेश्चन की रिक्वायर्ड ये थी कि आपने z का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो फाइंड आउट करना। तो z की आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, z की आपकी फिक्स कॉस्ट है 48,000 एंड 4,000। तो आप यहाँ पर 48,000 एंड 4,000 ये आपकी फिक्स कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, वो कितना है 0.60। तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। मैं यहाँ पर y को रब कर रहा हूँ क्योंकि y को उसने डिमांड नहीं किया तो मैं फाइंड आउट भी नहीं करूंगा। तो ये जो यूनिट्स आएंगे z के, वो कितने आ जाएंगे, z की आपकी 48,000 एंड तो इसको ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, वो टाइपिंग एक एरर है, ये 4,000 नहीं है फिक्स कॉस्ट, ये 45,000 है। अच्छा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 4,000 नहीं है, ये 45,000। ठीक है, तो ये आपके पास 4,000 नहीं था, 45,000 था। तो करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास, तो मैंने भी करेक्ट कर लिया। एंड 0.60 जो हमारा पर यूनिट था डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 1,55,000 यूनिट्स आ जाएंगे। ये हमारा ब्रेक इवन होगा, मतलब कि अगर हम z के, क्योंकि ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल रहा था फॉर z, मींस के z अगर 1,55,000 यूनिट सेल करेगा तब जाकर वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आएगा। ठीक है, मतलब तब जाकर वो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन में होगा। 1,55,000 से एक्सेस अगर वो सेल करता है तो वो उसके प्रॉफिट में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अगर देखो जेड जो है वो आपका ऑलरेडी 90,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जेड जो है वो ऑलरेडी 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, इसका जो ब्रेक इवन आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 1,55,000 यूनिट्स पर। ठीक है, मतलब ये अभी अपने ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर आप देखो इसको कंपेयर करो कि इसने जो है वो 1,55,000 यूनिट्स जो है ये अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये अपने ब्रेक इवन पे होंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हो तो ये 90,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स कि अभी अपने ब्रेक इवन पे भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये किस पे होगा, ये अभी लॉस में होगा, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट से अगर जितने नीचे यूनिट्स हैं तो वो आपके पास लॉस में आप चले जाते हो।
और ब्रेक इवन से जितने ऊपर है उसमें आप किस में आ जाते हो, प्रॉफिट में आ जाते हो। तो अब यहाँ पर ये 90,000 यूनिट्स जो है वो जेड प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स वाई जो इसका जो प्रॉफिट था या लॉस था वो 39,000 लॉस में था, नेगेटिव था। ठीक है, 39,000 वो किस में चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था। वो क्या रीजन थी, क्योंकि वो उतने यूनिट्स ही नहीं बना पा रहा जितने यूनिट्स की उसकी रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन तक पहुंचने की। एटलीस्ट 1,55,000 यूनिट्स इसको बनाने होंगे, तब जाकर ये नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में आएगा। और अगर इसको प्रॉफिट चाहिए तो ये 1,55,000 यूनिट से एक्सेस अगर प्रोडक्शन इसकी होती है तो ये किस में आ जाता है, प्रॉफिट में आ जाता है। तो अगर इससे नीचे रहेगा तो लॉस में रहेगा, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने कंडीशन है कि 39,000 के लॉस में चल रहा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था जेड का। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू भी निकालना था जेड का, मतलब कि रेवेन्यू बताओ कितना वो अर्न करे, कितनी वो सेल करता है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू मैंने दो तरह से आप लोगों को निकालना सिखाया था कि ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का तरीका कार ये है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करवा दो आप किससे, सीएम परसेंटेज से या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज से। ठीक है, अगर तो वो गिवन है। और अगर वो गिवन नहीं है तो जस्ट आप सिंपल ये करो कि भाई आपके कितने यूनिट्स ब्रेक इवन पे आते हैं, 1,55,000 यूनिट्स। और पर यूनिट आपका सेल प्राइस क्या है, दैट इज 8। तो 1,55,000 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो आपकी जो सेल होगी या जो आपका रेवेन्यू होगा वो होगा 12,40,000। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटा अपने पास ठीक कर लेना। मेरे नहीं ख्याल में कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होंगी, फिर भी तो देखो ये इस पे मतलब इसको सेल करना होगी 12,40,000 की, तब जाकर ये ब्रेक इवन पर आएगा। अगर 12,40,000 से कम की ये सेल कर रहा है या 1,55,000 यूनिट से कम ये अगर सेल कर रहा है तो ये किस में चले जाएगा, लॉस में चला जाएगा। और अगर इतने करेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। और अगर इससे ऊपर चला जाता है तो फिर वो किस में आ जाता है, प्रॉफिट में आ जाता है। अच्छा जी, तो ये हमने निकाल लिया कि रेवेन्यू निकालना था ब्रेक इवन। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू फॉर जेड। अच्छा, आपको कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दिखाओ। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है कि जितना एक्सेस आप जो है वो अपने ब्रेक इवन से सेल करते हो तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके क्योंकि सिलेबस में ये है, सिलेबस में सीए एससीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। सीए और एससीसी के अंदर ये कहते हैं कि भाई जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की बात हो रही है ना, वर्ड क्या यूज हो रहा है, साथ में सेफ्टी यूज हो रहा है कि कहां पर आप सेफ साइड पे। तो इसमें ये होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसको हम नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं और पॉजिटिव भी लेके जा सकते हैं। मीन्स के ब्रेक इवन से अगर ऊपर वो सेल कर रहा है तो वो सारा का सारा पॉजिटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और अगर वो ब्रेक इवन से नीचे जो सेल कर रहा है तो वो सारा का सारा आपका नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो सेल इसकी ब्रेक इवन की है वो कितनी है, 12,40,000। और अभी वो करंटली जो सेल कर रहा था वो 7,20,000 की सेल कर रहा था। ठीक है, तो मीन्स कि वो अपने ब्रेक इवन से नीचे सेल कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जब आपकी सेल या जो आपका रेवेन्यू है वो अगर ब्रेक इवन सेल से कम है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में आता है। और अगर ब्रेक इवन से सेल से ज्यादा है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ जाता है, पॉजिटिव में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब मैं निकालने जा रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल आप क्या करोगे कि जो आपका करंट अभी सिनेरियो है वो है 7,20,000 रेवेन्यू, और जो ब्रेक इवन पे है रेवेन्यू दैट इज 12,40,000। माइनस कर दीजिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा आपके पास 5,00,000
$20,000। मतलब इतने आपको और ज्यादा अर्न करना पड़ेगा, इतना रेवेन्यू और जनरेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचोगे। ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने सारी रिक्वायर्ड जो है वो कंप्लीट कर ली, ए बी सी एंड डी तक। अब हम चलते हैं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको वो क्या बता रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये बता रहे हैं कि द डायरेक्टर्स, अब देखो, एक आपके पास एक वरीड सिचुएशन है कि भाई जो आपका जेड है वो लॉस फेस कर रहा है। तो अब क्योंकि वो अपने ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचा हुआ, तो अब मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुई। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टर फोरकास्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जेड एंड आर कंसिडरिंग टू प्रपोजल्स। अब उसके सामने जो है वो डायरेक्टर्स के सामने दो प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2। प्रपोजल 1 ये कह रहा है कि आप क्या करो, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ जेड। आप अपने जेड की सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। ठीक है। कितने से? बाय $1.2 पर यूनिट। ठीक है। आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो $1.2 पर यूनिट से। एंड द सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 5% एज अ रिजल्ट। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी सेल प्राइस बढ़ाते हो, आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हो, तो आपका जो सेल प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेल्स जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेट सपोज अगर मैं 10 यूनिट सेल कर रहा हूँ, और अगर मैं एक यूनिट पर यूनिट जो है वो मैं चार्ज कर रहा हूँ $15, और अगर मैं 15 से प्राइस को 20 पे शिफ्ट करता हूँ, तो जो मेरे $10 जो है वो 10 यूनिट जो मेरे सेल हो रहे थे, अब उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वो 8 में भी सेल हो, मे बी वो 7 सेल हो, मे बी वो 9 सेल हो, क्योंकि कुछ कस्टमर्स जो है वो आपके शिफ्ट हो जाते हैं। जब भी आप प्राइस को बढ़ाते हो तो आपकी डिमांड क्या होती है? कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपनी सेल प्राइस को बढ़ा देते हैं 1.20 पर यूनिट से, और उससे ये होगा इम्पैक्ट, ये नेगेटिव आएगा कि हमारी जो एक्सपेक्टेड सेल होगी वो 5% से क्या करेगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो आप एक आपके पास प्रपोजल 1 है, और एक प्रपोजल आपके पास 2 है। प्रपोजल 2 क्या कह रहा है? प्रपोजल 2 कह रहा है कि स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग जेड। जेड को बंद कर दो, जेड को क्लोज कर दो, क्योंकि वो आपको लॉस दे रहा है। तो अब आप उसको क्या कर दो? क्लोज कर दो। लेकिन वो ये आपको बता रहा है कि दिस विल इनकर रिडेंसी कॉस्ट ऑफ $20,000। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप जेड को बंद करते हो तो आपको ये रिडेंसी कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी। रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है? अब ये होती है कि मतलब कि आपके कुछ एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे होते हैं, और अचानक से आप उनको निकाल देते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट को बंद करोगे तो आप क्या करोगे? जो है वो फायर करना शुरू करोगे, एम्प्लॉयज को निकालना शुरू करोगे। तो उनको निकालने के लिए उनका एग्रीमेंट आपने ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो उनको पे करना पड़ेगी। तो उसको आप कहते हो रिडंडेंसी कॉस्ट। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ये करते हो तो 20,000 की आपको ये कॉस्ट पेयर करना पड़ेगी। फिर आगे कह रहे हैं देयर वुड बी एन इंक्रीज एडिशनल बजट फैसिलिटी फॉर एडवर्टाइजिंग। वाई? वो कह रहे हैं लेकिन आपके लिए क्या होगा कि एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि एडिशनल आपके पास एक बजट आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, वाई के लिए, विच वुड इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ वाई बाय 40%। जिससे होगा ये कि जो आपकी वाई प्रोडक्ट है उसकी सेल 40% से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर किसी को जो है वो पेप्सी नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रिंग की तरफ। तो इससे ये होगा कि आपके दूसरे प्रोडक्ट की, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अपना एक प्रोडक्ट क्लोज कर रहे होते हो, तो उसकी कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो आपके, अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो आपके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी आती है। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम Z को बंद कर देते हैं तो Y, हमारी जो Y की जो सेल है वो 40% से इंक्रीज करेगी, लेकिन हमें रिटेंडेंसी कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी, दैट इज 20,000। और इसके अलावा भी बेटा जो फिक्स कॉस्ट होगी वो भी हमें पे करना पड़ेगी, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, भले प्रोडक्शन करो या ना करो। तो Z की जो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी अभी चल के मैं आगे बताऊंगा, वो भी हमें साथ साथ जो है वो बेयर करना होगी। अब इसकी रिक्वायर्ड में ऑब्वियस सी बात है वो कंपैरिजन कह रहा होगा कि कौन सा जो है वो आपको
प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिवाइज फोरकास्ट प्रॉफिट ऑफ more limited for the year ended 30 June 2016 if proposal 1 is adopted। वो कह रहे हैं कि अगर हम proposal 1 को adopt करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, एक रिवाइज फोरकास्ट प्रॉफिट हमें बनाकर दिखाओ। इसके अलावा कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिवाइज फोरकास्ट प्रॉफिट इफ प्रपोजल 2 इज अडॉप्टेड। अगर हम प्रपोजल 2 को अडॉप्ट करते हैं तब हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा। और फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि एडवाइस विद द रीजन विच प्रपोजल द डायरेक्टर शुड अडॉप्ट। अब इन दोनों प्रपोजल्स में से ऑब्वियसली बात है, जब हम इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे प्रपोजल 1 का और प्रपोजल 2 का, फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमें जो है वो या डायरेक्टर्स को प्रपोजल 1 जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए या प्रपोजल 2 जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि क्या रीजन है, वो आपको रीजंस देने, कौन सा प्रपोजल है और उसका एवोल्यूशन रीजंस वगैरह आपको देने। तो ये सारी चीजें अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट में। पहले हमने एक वो कर लिया, अब हम चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट में। चलिए, तो अब हम लेते हैं अपना प्रपोजल नंबर 1 के। अगर हम प्रपोजल नंबर 1 एक्सेप्ट करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे प्रॉफिट के अंदर, ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रपोजल नंबर 1। प्रपोजल नंबर 1 जो है, एक दफा दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रपोजल नंबर 1 क्या था। प्रपोजल नंबर 1 ये था कि वो आपको कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ जेड बाय 1.20 पर यूनिट। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हो 1.20 पर यूनिट से, ठीक है। अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट लेता हूँ कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा। पहले जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो जेड का था, दैट वाज 0.6। 0.6 था पहले, ठीक है। तो 0.6 इसमें प्लस कर दूंगा जितना मैंने सेलिंग प्राइस को अपना इंक्रीज किया है। सेलिंग प्राइस मैंने कितना इंक्रीज किया है, सेलिंग प्राइस जो है 1.20 इंक्रीज किया है। तो अब मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा, जो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 1.80 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। जितनी आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे इस प्रपोजल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो, और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेलिंग प्राइस अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर प्रपोजल में कोई चेंजेस नहीं आते तो। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता था, मैं 1.20 को इस तरीके से, जो मेरी पहले सेलिंग प्राइस थी, लेट सपोज जो है वो मेरी सेलिंग प्राइस जो थी वो जेड की 8 थी। ठीक है, पहले जो मेरी सेलिंग प्राइस थी वो 8 थी। मैं इसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो माइनस करता। अच्छा, अब वेरिएबल सेलिंग प्राइस जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर देता 1.20, जितने से इंक्रीज आया तो ये 9.20 हो जाता। वेरिएबल कॉस्ट जो है जो पहले थी वही रहती, यानी कि 7.40। 7.40 ये माइनस करता, तब भी मेरे पास जो आंसर आना था 1.80 कंट्रीब्यूशन आना। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट लिया, मैंने डायरेक्टली जो है वो थोड़ा सा, आपको इसमें जो है वो थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो, ये पैटर्न भी ठीक है, लेकिन अच्छा पैटर्न ये है कि डायरेक्टली आप क्या करो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भाई, अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहनी चाहिए, जो पहले थी वही रहनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपका सेल्स वॉल्यूम है इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 5%। जब आप अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो सेल्स वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा, वो कम हो जाएगा। तो अब मैं अपना अगर सेल्स वॉल्यूम देखता हूँ कि अब मेरा सेल्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा। पहले जो था जेड का जो सेल्स वॉल्यूम था
वो कितना था, जेड का जो पहले सेल्स वॉल्यूम था इट वाज 90,000, वो 90,000 था, ठीक है। अब वो 5% से क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप क्या करो कि जो पहले था 90,000, इसका 5% निकाल के आप माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली आप 95% ले लो, यानी कि 0.95, 95%, 95% मीन्स क्या होता है 0.95। समझ में आ रही है बात कि 5% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 5% से डिक्रीज हो रहा है। पहले 100% था, अब 5% से डिक्रीज हुआ, मीन्स कि वो कितना हो गया, 95% हो गया। तो मैंने डायरेक्टली 95% निकाला। मैं ये भी कर सकता था कि 90,000 का क्या करता कि 5% निकालता जितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो सपोज कर लो कि आपका आ जाता 4,500, ठीक है। वो 4,500 आता, फिर मैं जो हमारी बजटेड थी पहले 90,000 थी, उसमें से 4,500 माइनस कर देता, जितना डिक्रीज आए ये डिक्रीज निकाल लेता, या डायरेक्टली मैं 95% निकाल लूँ। तो ये भी आसान तरीका है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या होगा, मैं जानबूझ के आप लोगों को मुश्किल रास्ते बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आपका माइंड जो है वो और ज्यादा जो है वो क्लिक करता है, अच्छा ये तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारे टीचर ने इस तरीके से बताया था, अच्छा ये सर इस तरीके से भी बता रहे हैं, आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। तो अब जो है उसका जो सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 85,500, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 90,000 से, अब वो कितना हो चुका है, 90,000 से अब वो हो चुका है, कम हो चुका है 85,500 वॉल्यूम पे आ गया, इतने यूनिट्स पर आ गया, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल कंडीशन है, ठीक है, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अब अगर हमारा 85,500 पर हमारा अगर वॉल्यूम आ चुका है, यानी कि यूनिट्स आ चुके हैं, तो इन पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट था, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो था, और उसको अब मैं कन्वर्ट करता हूँ टोटल कंट्रीब्यूशन में, तो 1.80 जो मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स अब मैं सेल करूंगा वो कितने हैं, 85,500, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अब मेरे पास जो है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस प्रपोजल का $153,900, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन ये है, अगर इसमें से मैं लेस कर देता हूँ फिक्स को, फिक्स ओवरहेड को, वेरिएबल ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तभी तो कंट्रीब्यूशन आया है। ये कंट्रीब्यूशन कब आता है, जब आप वेरिएबल माइनस कर देते हो। तो अब मैं सिर्फ जस्ट क्या करूंगा, अपना फिक्स माइनस करूंगा, जो मेरा फिक्स था जेड पर, जेड पर जो मेरा फिक्स था वो कितना था, जेड पे मेरा फिक्स था 48,000, और ये 45,000, इसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट ये है हमारे पास 45,000। तो 48,000 और 45,000, ये आ जाएगा हमारे पास 93,000 से। मैं लेस करता हूँ, अब जो मुझे प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, रिवाइज जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 60,900, ठीक है। और जो वाई का प्रॉफिट था वो कितना था, वाई का प्रॉफिट हमने निकाला था पहले, नहीं वाई का प्रॉफिट हमने शायद नहीं निकाला, वाई का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वाई और जेड का दोनों का ही दिया हुआ था। तो वाई का प्रॉफिट कितना था, 158,000, जेड का तो अब चेंज हो गया ना सब, तो अब मैं इसमें अगर ऐड करवा देता हूँ, वाई का प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है ऑफ वाई 158,000, इस प्रपोजल के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो टोटल होगा, टोटल जो रिवाइज प्रॉफिट हो जाएगा
वो हो जाएगा 218,900। तो ये तो हमारे पास क्या है, प्रपोजल वन। अब हमारा देखो, पहले कंट्री जो हमने चेंज किया वो चेंज मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सेल्स प्राइस में मैंने इंक्रीज किया 1.20 से, तो मैंने डायरेक्टली अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बढ़ाकर कितना कर दिया, 1.80 कर दिया पर यूनिट। फिर मेरी 5% से सेल डिक्रीज हुई है, तो मैंने डायरेक्टली जितने भी वॉल्यूम था उसका 95% निकाला, मेरे पास यूनिट्स आ गए। इन यूनिट्स को मैंने, जो मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया कि अब जो है वो जेड का कंट्रीब्यूशन कितना हो। फिक्स ओवरहेड जितने भी जेड के थे वो मैंने माइनस कर दिए। फिर मेरे पास एक रिवाइज प्रॉफिट आया, फिर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो पहले था वाई का वो कितना था, वो 158,000 था, उसको मैंने ऐड किया रिवाइज प्रॉफिट में। अब जो रिवाइज प्रॉफिट आया है वाई और जेड का वो आया है 2,18,900। ये हमारा क्या है, प्रपोजल वन है। अच्छा, अगर हम सेम यही बात करते हैं प्रपोजल टू के लिए, मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो। अच्छा, प्रपोजल टू में अगर हम देखते हैं, प्रपोजल टू में क्या हो रहा है, प्रपोजल टू में ये हो रहा है कि हमने जेड की मैन्युफैक्चरिंग ही स्टॉप कर दी, ठीक है। जेड की मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमें रिडाउंडेंसी जो कॉस्ट है वो देनी पड़ रही है 20,000 से। इसके अलावा जो इम्पैक्ट ये आया है कि जो वाई की सेल है वो इंक्रीज हो गई 40% से, यानी कि पहले जो वो वाई की सेल 100% थी, अब वो कितनी हो चुकी है, 40% से इंक्रीज होकर 140% हो चुकी है। 40% उसके अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज आया। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि वाई की अब सेल कितनी होगी, या जो कंट्रीब्यूशन अगर इसका मैं डायरेक्टली देखता हूँ वो कितना हो जाएगा, क्योंकि सेल्स प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया ना, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आया। पहले वॉल्यूम कितना था वाई का, वाई का जो पहले वॉल्यूम था वाई का 70,000 था, 70,000 था। 40% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अब ये 140% पे चला गया। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 140% करूंगा, तो मेरे पास अब एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा कि अब कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, 40% इंक्रीज मैंने शामिल कर दिया। और जो मेरा कंट्रीब्यूशन पहले चल रहा था वो कितना था, जो मैंने फाइंड आउट किया था वाई का, वो था कंट्रीब्यूशन 3.70। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3.70 से, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन किसका है, वाई कंट्रीब्यूशन। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, वाई का कंट्रीब्यूशन। तो वाई का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 362,600 से, ये अब वाई का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें लेकिन इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर हम जेड को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो क्या होगा। एक तो हमें रिडाउंडेंसी कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी, एडिशनल कॉस्ट होगी, वो पे करना पड़ेगी। तो अब इसमें से पहले इसके फिक्स माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड ओवर हेड। अच्छा, फिक्स ओवर हेड जो है वाई के कितने थे फिक्स ओवरहेड, वाई के फिक्स ओवरहेड थे 65,000 और 36,000। ये वाई के क्या थे, फिक्स ओवरहेड थे। तो $101,000 आ जाएगा आपके पास फिक्स ओवरहेड। एक तो इसको मैं लेस करूंगा, देन एक रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो मुझे पे करना पड़ेगी। रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो मुझे पे करना पड़ेगी 20,000 से, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी अगर आप प्रोडक्शन को बंद कर देते हो, लेट सपोज मैं कोई काम कर रहा था
और मैं इसी फैक्ट्री के अंदर दो प्रोडक्ट चला रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट चला रहे हैं वाई और जेड को। अगर ये जेड को बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन जो आपके फिक्स एक्सपेंडिचर है वो तो होंगे ना, रेंट तो आपको पे करना ही करना है, आपके मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। ठीक है। तो हाँ, ये है कि जो जेड पे लगने वाली लेबर थी अब वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देखो कि जेड पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जेड पे हम ये एक्सपेंडिचर कर रहे थे 48,000 लेबर का और 45,000 जो है वो ओवरहेड का। तो ये लेबर तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेबर को रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो पे कर दी है। अब हम लेबर को तो कुछ नहीं पे करेंगे, वो हम ये कॉस्ट 20,000 की पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओवरहेड है जेड का वो तो रहेगा ना। तो अब मैं इस साथ साथ जो अदर हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम क्लोज कर रहे हैं, उसका ओवरहेड क्या करवाऊंगा, मैं लेस करवाऊंगा। जेड ओवरहेड लेबर नहीं लेके जा रहा मैं। लेबर बच्चों क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि लेबर तो, क्योंकि प्रोडक्ट ही बंद हो गया तो उसकी लेबर क्या रहेगी, खत्म हो जाएगी ना उसकी लेबर भी। तो उसकी लेबर की जगह ऑलरेडी मैं 20,000 वैसे भी पे कर रहा हूँ, वो अपनी मैंने फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल कर दिया। तो ये सब कॉस्ट जो है वो सिर्फ सिंगल आपके वाई प्रोडक्ट को बेयर करना पड़ेगी, और वो होगी 196,000 डॉलर, 196,600 डॉलर, सॉरी। अच्छा, अगर हम प्रपोजल वन की तरफ जाते हैं, प्रपोजल वन ये कह रहा है कि अब आपको जो है 218,900 का प्रॉफिट होगा, और प्रपोजल टू कह रहा है कि आपको 196,600 का प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जाओगे। ठीक है। तो जो आपसे वो कह रहा था कि एडवाइस विद रीजन विच प्रपोजल द डायरेक्टर शुड अडॉप्ट, उसको कौन सा प्रपोजल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रपोजल वन जो है वो हमें क्या होना, अडॉप्ट करना। अब उसके रीजन देने, एवोल्यूशन में क्या आ जाएगा, उसके क्या रीजन है, देखो एक तो ये रीजन है कि आपका जो प्रपोजल वन है उसका प्रॉफिट कितना है, 218,900 का उसका प्रॉफिट है प्रपोजल वन का। और प्रपोजल टू का जो आपका प्रॉफिट है वो है 196,600 माइनस करो तो प्रपोजल वन का आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा, जो कि कितना होगा 22,300 से। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो इंक्रीज आएगा अगर आप प्रपोजल वन की तरफ जाते हो। ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट भी बंद नहीं करना पड़ेगी, क्या पता फ्यूचर के अंदर वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे अच्छा खासा, अगर प्रपोजल वन की तरफ जाते हो। प्रपोजल टू तो कह रहे हैं ना कि आप बंद कर दो वाई को, लेकिन प्रपोजल वन में आप अपनी प्रोडक्ट को पैरेलल चला रहे हो, एक तो प्रॉफिट भी आपको हो रहा है, साथ में आप अपनी प्रोडक्ट को बंद नहीं कर रहे। जब आप अपनी प्रोडक्ट को बंद करते हो बेसिकली वो आपका फेल्यूर है। अब वो फेल्यूर आपका जब लोगों के सामने आता है, तो आपके बिजनेस का, बिजनेस की जो गुडविल है वो ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है इसमें। जो है, और दूसरी एक और बात ये है कि आप अपनी रिडंडेंसी कॉस्ट भी जो है वो भी आपको पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को। तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा एम्प्लॉयज के दरमियान, या आपकी रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है। तो ये रीजन थे जिनको आप लोग लिख देंगे। ठीक है। और अब ये हमारा क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी बच्चे को ऐड होना हो तो ऐड हो जाइएगा। और अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे बच्चों, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो फिर आप लोगों ने वीडियो के नीचे लाजमी लाजमी कमेंट करना है। रात के 2 बज रहे हैं बल्कि 2:30 बज रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में जॉब में होता हूँ, पढ़ाने के मुझे जो है वो हद से ज्यादा शौक है, पढ़ाए बगैर रह नहीं सकता। पिछले 10 साल मैंने पढ़ाया, लेकिन अब क्योंकि जॉब की वजह से मैं इतना ज्यादा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो एक वाहिद मेरे पास यूट्यूब जरिया है कि मैं किसी न किसी तरीके से अपनी नॉलेज को डिलीवर करूँ स्टूडेंट्स तक। ठीक है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा मुझे लाजमी 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 नीचे कमेंट्स कीजिएगा आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है वो किस तरह का लगा। और अगर आने वाली वीडियोस और भी अच्छी चाहते हो और ज्यादा चाहते हो कि मैं और भी टॉपिक्स कवर करूं, क्योंकि अभी इसके अंदर अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें 2-3 पास पेपर्स के हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम ग्राफ को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मतलब 3 से 4 लेक्चर्स मैंने कवर करने, जिसमें ब्रेक इवन आपका A to Z मेरी कोशिश है कि मैं क्या करूँ उसको कंप्लीट कर दूं।
तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट लाज़मी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।